बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। जो लोग एफएससी प्री मेडिकल के बाद डीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन ले चुके हैं, उनको किस तरह से इस फील्ड में कामयाबी मिल सकती है, वो किस तरह से फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप बना सकते हैं, आज हम स्कोप के मुतालिक बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद हसन से। डॉक्टर मोहम्मद हसन एक्सपर्ट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो डॉक्टर हसन, आप हमें ये बताइए कि आपके ख्याल में स्कोप ऑफ डीपीटी क्या है, किन स्टूडेंट्स को डीपीटी करनी चाहिए? सर, डीपीटी जो है, सबसे पहली बात है कि ये एक स्पेशलिटी है, ये एक एनरिच्ड फील्ड है जो कि अपने आप में खुद पूरी है। हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट वो आता है जो कि रिजेक्टेड होता है मेडिकल स्कूल्स का या डेंटिस्ट्री का। तो सबसे पहले अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि जिस फील्ड में आप एंटर होना चाह रहे हैं ये एक प्रॉपर स्पेशलिटी है, ना कि कोई ऐसी चीज़ कि अगर वो नहीं कर सका तो मैंने ये कर ली। फिजियोथेरेपी में 8 के करीब स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें हम मास्टर करके अपनी स्किल्स को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। हमारा स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स है, स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल सेट है जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में डेवलप हो रहा है और बहुत तेज़ी से हम अपनी फील्ड को ग्रूम कर पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डीपीटी स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो कि अपना एफएससी प्री मेडिकल या इंटर पास कर चुके हैं विद ए लेवल्स और समथिंग लाइक दिस इज़ अ वेरी मच वेलकमिंग फील्ड। इस फील्ड में इतनी स्पेस मौजूद है कि आप यहाँ पे 100% ग्रूम कर सकते हैं अगर आप में वो स्किल सेट मौजूद है जो पेशेंट को चाहिए। बेसिकली तो हम पेशेंट को ही डिलीवर कर रहे हैं। जितना अच्छा स्किल आपका होगा, जितना अच्छा डायग्नोसिस आप बना सकते हैं, उतना ही अच्छा आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। स्कोप ऑफ डीपीटी की अगर बात की जाए तो डीपीटी के ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके बाद 8 स्पेशलिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट कहाँ है। वो तब तक आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास स्पोर्ट्स है, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी है, न्यूरोमस्कुलर है, मस्कुलोस्केलेटल है, गायनी वुमन हेल्थ है, पीडियाट्रिक्स जीरियाट्रिक्स है, देन कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी है। अगर हम सिर्फ इनमें से एक फील्ड जो कि मेरी अपनी स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, सिर्फ उससे रिलेटेड अगर बात करें तो इस वक्त हमारी फील्ड में 4 भरा पड़ा है। हमारे पास जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, प्री रिहैबिलिटेशन एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन, उसमें एथलीट्स की ट्रेनिंग, उनकी फ़िटनेस प्रोग्राम्स, हमें हर जगह पे उनको असिस्टेंस देनी है। हमारे पास जो स्पोर्ट्स का पेशेंट आता है उसमें एक चीज़ सबसे मुनफरिद होती है जो कि बाकी किसी भी आपको स्पेशलिटी में देखने को नहीं मिलती, वो ये कि जो स्पोर्ट्स एथलीट है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी अपनी बॉडी है। अगर वहाँ पे उसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कोई खुदा न खास्ता इंजरी आती है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस लैग करती है, तो उसका पूरा करियर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी हमारा रोल इस प्रोसेस में इतना वाइटल है कि अगर हम अच्छा प्ले करें तो हमारे पेशेंट का करियर बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। रिसेंटली हम लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जिसमें हमें सुनने को मिला कि जो पाकिस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सबसे पहले स्पोर्ट्स एथलीट को जब वो इंजरी के साथ आता है तो कहते हैं कि तुम खेलना छोड़ दो। आई वॉन्ट एग्री विद दिस स्टेटमेंट क्योंकि हमारा काम है रिटर्न टू स्पोर्ट्स करवाना। अगर पेशेंट को रेस्ट सजेस्टेड है तो ये भी हमारा ही काम है कि हम उसको गाइड करें, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को करेक्ट करते हुए पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल रिटर्न टू स्पोर्ट्स करें ताकि उसकी डीकंडीशनिंग कम से कम हो और उसकी रिहैबिलिटेशन पोस्ट इंजरी वो बेहतर से बेहतर हो सके। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है। अगर आप इसमें रट्टे लगाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए हमें या दूसरे पेशेंट्स को भी आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें क्लिनिकली वो फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है जिसका दिमाग एटलीस्ट चल रहा हो। स्किल सेट्स जो हैं वक्त के साथ पेशेंट एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रैमिंग करके और समझेंगे कि दिस इज़ क्वाइट एनफ कि मैंने थ्योरी का रट्टा लगाया है और मैं प्रैक्टिकली अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो रियली सॉरी विद दिस, आप नहीं कर सकते। हत्ता कि जो एकेडमिक के टीचर्स हैं मेरी उनको भी सलाह ये है कि आप एटलीस्ट क्लिनिकल नॉलेज लें ताकि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप उनमें वो कॉन्सेप्ट डेवलप करें जिससे उन्होंने आइंदा जाके पेशेंट को ट्रीट करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत नैरो सोचते हैं। हम अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो या दूसरे डॉक्टर्स हजरात भी उनको पेन किलर से पेन को रिड्यूस कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि पेन एक अलामत है, जिस तरीके से बुखार एक अलामत है कि अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बैकग्राउंड में, तो पेन भी एक अलामत है। हम दर्द का एहसास ख़त्म करने के बजाय क्यों ना दर्द की वजह को ट्रीट करें। अगर हम दर्द की वजह को ट्रीट करेंगे, हम उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे, जो कंपोनेंट एनालिसिस से हम अपनी एक डायग्नोसिस डेवलप करेंगे, हम उन चीज़ों को ठीक करेंगे तो हमारा पेशेंट ऑब्वियसली गुड रिस्पॉन्ड करेगा।
सबसे पहले इस माइंडसेट को निकाल दीजिए कि ये जो पेन किलर्स का इफेक्ट है हमने इसी तरीके से इस फील्ड को भी लेके चलना है कि हम जैसे एक थ्योरी पढ़ रहे हैं और कल को जब हम फील्ड में उतरेंगे तो वो जिस तरह कंपाउंडर एक काम सीख जाता है और डॉक्टर के बाद खुद ही मेडिसिन देना शुरू कर देता है, तो हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। आप लोग बाकायदा डॉक्टर्स हैं, बाकायदा एक डेजिग्नेटेड सीट पे आके बैठते हैं, तो काइंडली अपने आप को उस लेवल पे डेवलप करें कि कल को जब आप पेशेंट को फेस कर रहे हो तो आपके अंदर झिझक ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मेरा स्टूडेंट से मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाहे वो फिजियोथेरेपी फील्ड है, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, चाहे कोई भी फील्ड है, जब हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे आपकी प्रोग्रेशन किस इदारे में हो रही है, उसके पास एफिलेटेड हॉस्पिटल कौन सा है, क्या आप चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ले रहे हैं या आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप उस प्रोसेस में आते हैं जिसमें हम अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करते हैं। नुमान भाई, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, अगर हम इस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रूम ना कर पाए, हम अपने आप को प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट साबित ना कर पाए, तो हमारी इस 5 साल की ग्रेजुएशन डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास जब एक इंटर्न स्टूडेंट आता है और वो मुझे कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं सीखा, क्लिनिकल मेरे पास कोई स्किल नहीं है और अब मैं स्किल सीखना चाहता हूँ, तो मैं उस स्टूडेंट की निस्बत उन इंस्टीट्यूट के सरबराहों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर हमने 5 साल आप पे भरोसा किया, हम आपके पास आए, आपने हमें जैसे कहा हमने उस प्रोसेस को पूरा किया और आज आपने ही हमें अपने साइन करके ग्रेजुएशन की डिग्री दी है। तो ये सवाल स्टूडेंट की बजाय उन असातिज़ा से करना चाहिए कि सर ये बच्चा क्यों कह रहा है कि मेरे पास क्लिनिकल स्किल्स ज़ीरो हैं, जबकि आप एक क्लिनिकल प्रोग्राम करवा रहे हैं। बाहर के ममालिक में भी मेरी जिन इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आपस में मुलाकात रही है, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि वो लोग थ्योरेटिकल नॉलेज की निस्बत फेलोशिप प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लोग ज़्यादा क्लिनिकल स्किल्स बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, ताकि ये क्योंकि एक प्रैक्टिकल फील्ड है, आपने कल को पेशेंट को इंडिपेंडेंटली डिलीवर करना है। हमने VN 2020 तो सबको पढ़ा दिया, हमने सबको ये तो बता दिया कि आप लोगों ने ऑटोनोमस प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपने उनको इस काबिल बनाया है कि वो डॉक्टर कहलाने के काबिल भी हैं? क्या मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट होकर ये सवाल कर रहा हूँ कि चले जो हुकूमती इदारों ने हमारे साथ किया है, जो हमारी काउंसिल नहीं बना रहे, जो भी पॉलिटिक्स हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते, हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हम स्टूडेंट्स, क्या हम फिजियोथेरेपिस्ट इस काबिल हैं कि हमें डॉक्टर का रुतबा दिया जाए? क्या हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं? क्या हम पेशेंट की मेडिकेशंस के प्रॉपर अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं जिसके बाद पेशेंट को इफेक्ट्स आएँ? जब स्टूडेंट आके मुझे आगे से ये कहता है ना कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम एक्सपीरियंस के बाद सब कुछ कर सकते हैं, तो भाई क्यों आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी गई? क्यों आपको कहा गया कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंडिपेंडेंट प्रोग्राम? ये तो फिर वही बात हो गई कि जिस तरह 5 साल सिर्फ आपने पैसे लिए और 5 साल बाद आप, इससे तो बेहतर था कि स्टूडेंट घर बैठ के आपको एग्ज़ाम क्लियर कर लेता, जिस तरह अभी ऑनलाइन में हमारे साथ हो रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देयर इज़ ज़ीरो। एंड खैर ये तो एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, बट आफ्टर इट वी शुड नोटिस कि हमने क्या खो दिया है, हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स कहाँ लैग कर गई हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज तो सर किताबों में भरा पड़ा है, हमसे बेहतर फिर अताई डॉक्टर है या गूगल का स्कॉलर है जो गूगल से सर्च करके एटलीस्ट प्रैक्टिकल बातें कर रहा है। जरा के पास टेक्निक ऐसी होती है कि वो हमसे बेहतर पेशेंट का इलाज समटाइम्स कर लेता है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि उसके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट में लैग कर रही हैं। अगर आप यही स्किल्स हमारे एक ग्रेजुएटेड, एक चार्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर डाल दें तो सर आप अपनी फील्ड को खुद ब खुद ग्रूम कर लेंगे। आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो आपको इज्जत दें और आपको डॉक्टर का टाइटल खुद दें। मैंने जब पाकिस्तान के चंद शहरों में सफ़र किया और उसमें मैंने डिफरेंट क्लिनिकल सेटअप्स में विज़िट किया, कुछ लोगों से मुलाकात की। स्पेशली मेरा एक बड़ा यादगार ट्रिप है लास्ट ईयर कराची का, जिसमें हम लोग मोस्टली कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट की थी। तो सर एक बात जान के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज तक हमें अपना आप कैश करना ही नहीं आया, अपनी स्किल्स को हमें कैश नहीं करना आया। जो भी कामयाब फिजियोथेरेपिस्ट का सेटअप है, अगर आप वहाँ जाके देखें तो उसको कैश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। या तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, या न्यूरो से रिलेटेड कोई पर्सन है, या स्पोर्ट्स फिजिशियन हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो कि बाहर से देख के आते हैं कि फिजियोथेरेपी कम्युनिटी क्या है, इसका स्किल सेट क्या है, ये लोग किस काबिलियत के हामिल हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारी एग्जैक्ट पहचान कर ली है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि जी जो एक बेशकीमती कोई पत्थर होता है उसकी जो पहचान है वो सिर्फ जोहरी कर सकता है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को मैच्योर करना है। हमारा फ़ायदा ऑर्थोपेडिक सर्जन क्यों उठा रहा है? क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हम किस काबिल हैं। उसने इस स्पेशलिटी को
इतना गौर से देख लिया है, समझ लिया है कि जो बायोमैकेनिक्स हमें पढ़ाई जाती हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, जो हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं, वो हमारे मुकाबले में कोई और नहीं बना सकता। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं पेशेंट को देखता हूँ कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें रेकमेंड करके भेज रहा है कि इस पेशेंट को ये वाली आपने एक्सरसाइज प्लानर करवाना है। भाई क्यों? हम लोग इस काबिल नहीं है कि क्या हम लोग उसका प्लानर बना सकें? हमने सोसाइटी को ये चीज़ मनवानी है कि हम आपसे बेहतर प्लानर बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस इदारे से पढ़ते हैं। क्या इदारा आपको सारा नॉलेज स्लाइडों से दे रहा है, या इदारा आपको मजबूर करता है कि आप अपनी किताबों को उठाएं और इसको एक्सप्लोर करें। जिस तरह के मेरी अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है और आपकी माशाल्लाह किंग एडवर्ड से है, तो सर आपको भी ये फ़र्क बड़े क्लियर पता होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ हमें मजबूर करती हैं कि हम किताबों को खोलें, हम किताबों को पढ़ें। हमारे टीचर्स हमें पढ़ा के चले जाते हैं और जब हमारे सामने एग्ज़ाम आता है तो वो पूरे पंजाब का इकट्ठा एक एग्ज़ाम बनाया जाता है। उस एग्ज़ाम में कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना जो उन्होंने स्टूडेंट को सिलेबस फॉलो करवाया, हमें उसके अकॉर्डिंग उन किताबों से हमें पेपर बना के दे सकते हैं। तो हमारी जो रिसर्च है पढ़ने के लिए, या जो एक जुस्तजू या एक अंदर जो भूख लगा दी जाती है कि अगर आपने पास होना है, ये क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ा लालच यही होता है ना कि किसी तरीके से डिग्री में पास कर लूँ, तो हमें पास करते वक्त भी मजबूर किया जाता है कि आप बेहतरीन किताबों में बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल के रिसर्चेस को, उन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। जब हम इतनी ज़्यादा जस्तजू करते हैं तो हमारे अंदर उस हार्ड वर्किंग की आदत बन जाती है। मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूट्स को इस बात में मजबूर कर देना कि स्लाइड कल्चर को ख़त्म कर दें, ये बुक रीडिंग जो आके क्लास में टीचर्स करते हैं इनको इस चीज़ से निकाल दें, तो आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको एक बॉक्स से बाहर सोचने में, उस विजन को जूम आउट करने के देखने में मजबूर कर दिया। जब वो बच्चा एक्सप्लोर करेगा अपने दूसरे मुल्कों में, देखेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, हमें इसको कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना है, तो खुद ब खुद वो इंडल्ज होगा इस पढ़ाई के प्रोसेस में। क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, जब तक आप बच्चे को मजबूर नहीं करेंगे कि यार आप पढ़ो, आपने अपने आप को ग्रूम करना है, तो अपनी स्किल्स को सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप सर्च आउट करो, तब तक ही इम्प्रूव नहीं कर सकता। सवाल रह गया कि क्या ये फील्ड मुश्किल है या आसान है, तो सर ये MBBS से ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। उसकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर 1, हमें वो तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि बेस में MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ हम लोग फिजियोथेरेपी के बेसिक सब्जेक्ट्स को भी उसी दौरान में पढ़ रहे होते हैं, और वो सारा सिलेबस, सब सिनेरियोस इकट्ठे सेम होते हैं, किताबें हमारी सेम होती हैं। वो लोग कहते हैं कि जी हमें 24 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो सर सेम स्लॉट में हमें 24 की जगह 36 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है। मैंने हमेशा देखा है कि फिजियोथेरेपी हमें पहले MBBS डॉक्टर का सारा नॉलेज दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि हमारी क्लिनिकल स्किल्स उनसे मैच करती हैं, क्योंकि हमारा वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं है। हमारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जिस स्पेशलिटी के साथ है, हमने उसी को फोकस करना है, ताकि वो लोग अपना काम करें और हम अपना काम करके मनवाएं कि हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, क्या होना चाहिए, और हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मैसेज तो मेरा सिंपली ये है कि जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो आपकी पहचान और कोई कैसे कर सकता है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल दी है जो कि कोई और सोसाइटी में आपका रोल प्ले नहीं कर सकता। ना आपकी जगह ऑर्थोपेडिक सर्जन ले सकता है, ना न्यूरोफिजिशियन ले सकता है या न्यूरोसर्जन ले सकता है, ना ही कोई और बंदा ले सकता है। आपकी जगह आपके लिए ही मौजूद है, अगर आप अपने आप को इस काबिल बना के पेशेंट को मजबूर कर दें कि ये मेरा स्किल सेट है और मेरा इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आके मुझसे काम करवाओ। एक पेशेंट आप ठीक करेंगे ना, वो अगले 10 को बताएगा कि प्लीज़ इसी बंदे के पास जाना, ये तुम्हें मिसगाइड नहीं होने देगा। और अगर आप खुद वीक हैं या आपका पेशेंट आपकी गलती की वजह से ठीक नहीं होता, तो 10 आने वालों को रोकेगा कि इस डॉक्टर के अलावा किसी और के पास भी चले जाना। और फिर वहाँ से वो रूट बनाते हैं जो फील्ड्स 100 साल पुरानी काम कर रही हैं, जिसमें मेडिसिन सर्जरी की फील्ड्स हैं। वो लोग इतना पुराने अरसे से काम कर रहे हैं कि ज़िंदगी में किसी ना किसी को, फैमिली के किसी ना किसी पेशेंट के साथ किसी ना किसी स्पेशलिटी में लाजमन जाने का इत्तेफाक हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल्स का, हमारे हेल्थ सिस्टम का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हमारे पेशेंट में अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस को पैदा करने के लिए अपने आप को काबिल बनाएं, अपने नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप कम्युनिटी में निकल के इन लोगों से मुकाबला कर सकें। डॉक्टर हसन, आप काफ़ी अरसे से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटअप भी माशाल्लाह आप बना चुके हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं? देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात है कि हमारी मार्केट में पेशेंट्स की कमी नहीं है। ये एक तासुर बहुत ही गलत है कि जो लोग कहते हैं कि जी हम क्लिनिक्स खोलते हैं और हमारे पास पेशेंट्स का इन्फ्लो नहीं होता। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने अपने आप को इतना काबिल, इतना स्किलफुल दिखाया ही नहीं है। हमारा पेशेंट कौन कर रहा है? हमारा पेशेंट तमाम जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक
और रियोमेटोलॉजिस्ट, अताई, जराह, ये सब लोग, हत्ता के हिजामा वाले या अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, ये लोग हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स को ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सर, जब तक हम मुआशरे को ये नहीं बताएंगे कि नुमान भाई हम कौन हैं और हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं, तब तक हमारा पेशेंट हमेशा मिसगाइडेड ही रहेगा। कुछ दिनों पहले मेरे एक पेशेंट से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो कि मेरे क्लिनिक की विसिनिटी में एक इंतहाई नामवर जनरल फिजिशियन के पास जा रहे थे कुछ तकरीबन 4 सालों से। सर, वो पेशेंट एक 30 साल का जवान लड़का था जिसका मुसलसल सर झुका के करने वाला कुछ काम थे, और ये बेसिकली हमारे पास अगर वो आए तो हम उसको फौरी तौर पे नेक के स्पैज़म के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। वो पेशेंट उनके पास प्रेजेंट हुआ विद नेक पेन, और डॉक्टर साहब ने, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने उनके सबसे पहले MRI लिख के दी, देन उन्होंने उसके बाद उनका CT स्कैन करवाया। जब उनसे कुछ डायग्नोज ना हो सका तो उन्होंने तकरीबन उस लड़के के 12 से 13 हज़ार खर्च करवाने के बाद उन्हें सर्वाइकल कॉलर रेकमेंड किया, जिसको वो 4 साल पहनता रहा। 4 साल बाद इत्तेफाक से हमारा एक फ्री कैंप लगा जहाँ पे वो पेशेंट हमारे पास आया इस बात के साथ कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसको देख के जिसके साथ उसको कोई आराम आ जाए, क्योंकि 4 साल में ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। सर, ऐसे अलमियों को जब हम बेसिकली अवेयरनेस की कमी है, लोगों बिल्कुल को सर, पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने किस मसले के लिए किस जगह पे जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी वजह से ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन जाती है कि जब एक बंदा पिछले 5-10 सालों से क्रॉनिक कंडीशन लेके चल रहा है, वो कंडीशन उतनी स्वेयर नहीं होती जितनी उसके साथ मैकेनिज़्म में जो आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं वो स्वेयर होते हैं। पेशेंट के चलने का स्टाइल में फ़र्क आ जाता है, पेशेंट की अपनी मस्कुलर हैंडलिंग में फ़र्क आ जाता है, एडैप्टिव शॉर्टनिंग का कॉन्सेप्ट कि कहीं से छोटा कहीं से लंबा मसल हो गया है। स्पेसिफिक ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना हमारे लिए एक बड़ी ही लंबा तवील सफ़र हो जाता है। आप काफ़ी अरसे से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का भी इत्तेफाक होता है, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स में आप किस बात की कमी महसूस करते हैं? उनको किन बातों पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपना स्कोप ऑफ DPT बना सकें? नुमान भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज से कुछ अर्सा पहले मैं खुद इंटरव्यूज़ के लिए जाया करता था अपनी जॉब से रिलेटेड और डिफरेंट क्यूरीज़ में। सर, एक बात मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आज जब मैं इस सीट पे बैठ के इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो मुझे लिटरली रात को डिप्रेशन हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को जो कुछ कल्चर ऐसा बना दिया गया है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कि इट्स समथिंग जो एकेडमिक्स वाले समझते हैं कि जस्ट एक अर्निंग प्रोसेस में है। बच्चों को कोई क्लिनिकल स्किल्स नहीं दी जाती। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो इस वक्त हज़ार बच्चा हर साल में या बाई एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास कोई चार्टर्ड हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों का पेशेंट एक्सपायर हो। रिसेंटली आई तकरीबन 2 साल ग्रेजुएशन के बाद MS की स्टूडेंट का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो ये बड़ी मेरे लिए परेशान कुन हालात थे कि उनको बेसिक सिनेरियोज़ की भी समझ नहीं थी। इतनी स्किल्स का फुकदान होता जा रहा है और स्टूडेंट्स की ये अप्रोच दी जाती है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद कहीं इंटर्नशिप करेंगे तो वो आपको सिखाएंगे। भाई, 5 साल आप बच्चे को सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ अ मेडिकल फील्ड, ये मेडिकल नॉलेज है, ना कि कोई बिजनेस एंड अकाउंटिंग के जिसमें आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया और बच्चे ने खुद उसको परफॉर्म करना है। जब तक प्रैक्टिकली आप पेशेंट्स बच्चों को नहीं दिखाएंगे, उनको प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स नहीं देंगे, तब वो कैसे फील्ड में आके परफॉर्म करेंगे? कैसे एक बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब मैं ग्रेजुएट होकर निकलूँगा तो फौरी तौर पे मुझे जॉब मिल जाएगी? नुमान भाई, ना तो जॉब्स की कमी है ना पेशेंट्स की कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर स्किल सेट की। वो कमी है कि हम अपने आप को मनवा नहीं पा रहे। क्यों मनवा नहीं पा रहे? कि कभी हमने जुस्तजू ही नहीं की कि हमारे अंदर कमी क्या है। लोग 4 GPA ले जाते हैं या अच्छे ग्रेड्स में पास हो जाते हैं तो समझते हैं जी कि हम हर तरफ से बेहतरीन हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस वजह से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है और वही लोग फिर सोशल मीडिया पे अपनी ही फील्ड को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और जो नए आने वाले हैं वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके? नुमान भाई, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, वो ये है कि ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज़, एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंडेड पीपल डिस्कस पीपल। तो ये जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इनरिच नहीं ना करेंगे कि हम क्यों लोगों के ऊपर बहस कर रहे हैं, हमारी क्या स्कोप है,
जब मेरा एक हमारे बड़े फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है लाहौर के, उनसे कोई मुलाकात हुई तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट माय फील्ड और मैं अपने आप को मनवाना चाह रहा था। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। अगर आप काबिल हैं तो आप अपनी फील्ड को ऐसे फेम पे ले जाएंगे, उसको इतना अच्छा डेवलप कर लेंगे कि लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। डॉक्टर हसन, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी कीमती बातें हमें बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से फ़िज़ियोथेरेपी के तमाम स्टूडेंट्स को और वो लोग जो फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का और ये जो काम आप कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का। हम जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।